ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के बाद जीवन की उत्पत्ति करने के लिए ईश्वर ने कुछ लिया। अब जो लिया वो आपका डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन से होकर के गुजरा, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, लाइट, मोशंस, केमिकल रिएक्शंस। यदि ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, पर्वत, पठारों, नदियों, तालाबों, झीलों से होकर के गुजरा, मरुस्थलों, क्लाइमेटिक चेंजेस से होकर के गुजरा। तो इन चेंजेस के कारण उसके स्वरूप में भी बदलाव आने लगा। जिस तरह से चाय ठंडी पड़ती है तो उसमें मलाई आने लगती है, बिल्कुल उसी प्रकार उसके स्वरूप में भी बदलाव आते 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 एक ऐसा समय आया कि आपका पूरा शरीर ही बन गया। जी हाँ दोस्तों, वट एवर यू सी इन योर बॉडी, एदर इट इज बोन, स्किन और मसल, आंखें, नाक, कान, जो कुछ भी है, एवरीथिंग हैज बीन मेड फ्रॉम दैट सिंगल सेल जिसे ईश्वर ने उस समय लिया था। ये सेल ही है जिसे ईश्वर ने लिया है। बिल्कुल एक मूर्तिकार जैसे अपना मूर्ति बनाता है, मिट्टियों को ले लेकर, बिल्कुल उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें उस मिट्टी से ही गढ़ा हुआ है, क्योंकि जो तत्व, जो केमिकल्स मिट्टी में पाए जाते हैं वही आपके सेल्स में भी पाए जाते हैं। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि यदि किसी के बॉडी को काट कर इतना छोटा कर दिया जाए कि नेकेड आई से देखा भी ना जा सके, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर वो सेल दिखता है। ठीक है हाँ बिल्कुल, ये परत आपका दिखता हो, जो मसल्स हैं, स्किन से लगता हो कि कुछ अलग चीज है, नहीं, अलग अलग कंडीशन से होकर के गुजरने के कारण जिस तरह से चाय गुजरी आपका शरीर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इस ब्रह्मांड की 3 अवस्थाएं हैं, निर्माण, विकास और विनाश। तो निर्माण के बाद हम जीव विकास के क्रम में आगे बढ़े, तो हम मनुष्य विकास के क्रम में इतना आगे बढ़ गए कि बाकी सारे जीव काफी पीछे छूट गए। पर ऐसा नहीं है कि बाकी सारे जीव बहुत पीछे छूटे हो, क्योंकि बहुत सारे जीव अपने अलग अलग क्षेत्र में भी अपने गुणों का परचम लहराया है। जैसे छिपकली अगेंस्ट द ग्रेविटी चल सकती है, पेड़ पौधे काफी सख्त होते हैं, चिड़ियां उड़ सकती हैं, स्नेक्स जो होते हैं वो पृथ्वी पर होने वाले हलचलों को सेंस कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम काफी इनसे विकसित हैं। तो जिन्होंने विकास किया है उन्होंने अपने सेल्स को भी विकसित कर लिया, स्वरूप चेंज होते गया सेल का, जैसे शुरू में था वैसा नहीं रहा। हाँ अभी भी वैसा ही है, लेकिन उसमें बदलाव आया है, अर्थात चेंजेस आए हैं उसमें। ठीक है, तो जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने विकास कर लिया, अपने सेल को विकसित कर लिया, वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूकैरियोट्स और उनके सेल्स को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है और जो विकास नहीं कर पाए, जो इस विकास के क्रम में पीछे रह गए, जैसे बने थे प्रकृति में शुरू में, आज भी वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़े हों, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और उनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। चलिए, तो आगे और चर्चाएं होंगी सेल्स के ऊपर, किस तरह से हमने विकास किया। नमस्कार, मेरा नाम है कुश मिश्रा, आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। सेल्स पर चर्चा होगी कि किस तरह ये काम करता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह ईश्वर ने इसे लिया था, इन सबों पे चर्चा आगे की क्लासेस में भी होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये किस तरह का है और किस तरह से कार्य करता है, इस पर हम नजर डालेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को ही हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, सेल को कोशिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। देखें, हम हमारे जीवन का सबसे छोटा अंग है वो। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। नाउ जरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अब देखते हैं और किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बायोलॉजी को थोड़ा आगे, सेल को थोड़ा आगे समझने से पहले जरा सा यहाँ केमिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है, किस तरह से काम करता है सेल। केमिस्ट्री यहाँ यूज होता है। ठीक है, देखिए दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, एंड हैज वेट, वजन हो, वो कोई ना कोई एक केमिकल है या केमिकल का समूह है या ऐसा केमिकल है जो अपने अंदर बहुत सारे केमिकल्स को धारण किए हुए होता है। ठीक है, तो ये केमिकल्स की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होती है कि ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं किसी खास कंडीशन में, या नहीं करते हैं, या बहुत तेजी से करते हैं, या बहुत धीमे करते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी दुनिया दिख रही है और चेंजेस हो रहे हैं। आप यहां तक कि आप भी एक केमिकल हैं या केमिकल्स के समूह है, और आप जो कुछ भी खा रहे हैं हमारे शरीर में, या हमारे शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, वो भी एक केमिकल है। ठीक है,
तो शरीर इसका मतलब केमिकल से बना हुआ है और जो कुछ जा रहा है वो भी केमिकल ही है, ठीक है। तो ये केमिकल की एक प्रॉपर्टी एक और होती है कि जब दो केमिकल मिलकर तीसरा केमिकल बनाते हैं रिएक्शन करके, जो तो तीसरा जो बनता है वो पहला दूसरे से बिल्कुल ही अलग होता है। फॉर एग्जांपल यदि आपको प्यास लगे तो आप H2O की जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पीकर प्यास नहीं बुझा सकते, जरा सा भी नहीं बुझेगा, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं यहां सेल्स की। मैंने एक सेल्स बनाया है, तो सेल्स में चाहे कोई भी सेल हो, यहां मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाया है। एक चीज कॉमन होती है कि उसके अंदर केमिकल ठूस ठूस कर भरी होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, बहुत सारे केमिकल्स का समूह उनके अंदर ठूस ठूस के भरी होती है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है, मैंने बनाया है आपका। और ये सेल्स जैसे पानी के बूंद को आप मैग्नीफाई करके देखिएगा, यहां सर्कुलर दिख रहा है बट ये एक फुटबॉल की तरह है, ठीक है। मैग्नीफाई करके देखिएगा पानी के बूंद को तो उस तरह से कुछ सेल होगा, ठीक है। और इस सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे से अंग होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो विकसित कर लिए गए हैं विकास करने के बाद, ठीक है। तो वो छोटे छोटे अंग को ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। तो ये छोटे छोटे अंग होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। एक बाहरी आवरण होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर सारे केमिकल रहते हैं। और ये स्वयं सेल मेम्ब्रेन भी आपका कोई ना कोई केमिकल होता है जो फैट और लिपिड से, यानी प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। लिपिड भी फैट के जैसा होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ एक बाहरी आवरण होता है और इसके अंदर ढेरों केमिकल्स रहते हैं। अब किस तरह के केमिकल रहते हैं उस पर चर्चाएं हम लोग करेंगे। दूसरी बात, यहां कोई भी सेल इस तरह से फंक्शन करता है जब उसका, क्योंकि यहां पर अलग अलग मात्रा में, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपका अलग अलग मूवमेंट करते हैं यहां, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस करते हैं आपस में और कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो इन्हीं सारे केमिकल्स के आदान प्रदान से हमारा शरीर जो है फंक्शन करता है, कोई ना कोई कार्य करता है। यदि मैं बोल रहा हूं और यही बात बोल रहा हूं तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस मेरे शरीर में इन सेल्स में हो रहा है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं। यदि मैं हंस रहा हूं, रो रहा हूं, गा रहा हूं, सुन रहा हूं, जो कुछ भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है जो मुझे वैसा करवा देता है, ठीक है, या किसी को भी, ठीक है। तो ये सारे केमिकल्स का ही खेल है, यहां तक तो हमें समझ में आया, ठीक है, कि एक सेल्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स का ही सारा खेल होता है। अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी बीचों बीच बिल्कुल एक न्यूक्लियस होता है, जैसे अंडा के बीचों बीच पीला वाला भाग होता है, पल्प होता है, उसी प्रकार यहां एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में स्टोर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, तो बात हो रही थी केमिकल्स की, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले केमिकल्स के बारे में, ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका डीएनए या आरएनए होता है और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वो रहता है, जिस पर विशेष चर्चा जब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब होगी, ठीक है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये केमिकल्स का रोल क्या होता है, हमारे व्यवहार को, हमारे गुणों को प्रदर्शित करना। कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, कोई बोलने का तरीका किसी का अलग है, जिस तरह से हर किसी का हैंडराइटिंग अलग होता है, ठीक है, लेकिन लिखावट एक ही चीज होता है, ABCD ही लिखा गया रहता है, क ख ग घ, लेकिन अलग अलग हैंडराइटिंग्स होते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति, हम बोल रहे हैं, सुन रहे, गा रहे हैं, सब कोई यही काम कर रहे हैं, बट हर किसी का अपना अलग अंदाज है, अपने गुण है, ठीक है। तो क्यों होता है, तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस तरह से रिएक्शंस करते हैं अंदर में, तो हर किसी के लिए अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कोडेड होता है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम लंबे होंगे, नाटे होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, अच्छे बोलने वाले होंगे, ईमानदार होंगे, बेईमान होंगे, जो कुछ भी है, ये आपका हमें पैतृक से, हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, हमारे माँ पिता से मिलता है, ठीक है। और जो मिलता है तो कहीं ना कहीं उनसे हम रिजेंबल करते हैं, कहते हैं ना, बेटा माँ या पिता या दादा दादी नाना नानी जैसा कहीं ना कहीं दिखता है।
तो जब किसी का व्यवहार किसी की तरह मिलता हो, किसी की आवाज किसी की तरह मिलती हो, तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स जो आवाज के लिए उत्तरदायी है अंदर में, वो केमिकल्स उन दोनों का सेम होता है और लगभग लगभग केमिकल रिएक्शंस भी और केमिकल्स मूवमेंट भी, जो कुछ भी मैंने बताया, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, तो कब सेम होगा कब डिफरेंट होगा ये तो आप समझ गए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बात ये रही। दूसरा यहां से निकलता है न्यूक्लियस के ही अंदर से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा तरह का एक केमिकल है जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निकालना। प्रोटीन भी एक केमिकल है, विटामिन भी एक केमिकल है, फैट भी एक केमिकल है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं आप सुनते आए हैं, एवरीथिंग इज अ केमिकल, क्योंकि इन सबों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही थोड़ा वजन हो, स्पेस हो, बट होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन निकालता है राइबोसोम। और तीसरा, प्रोटीन खुद से भी इसमें बनता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और कुछ जो होता है राइबोसोम्स, इसके बाहर न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं बहुत छोटा छोटा। ठीक है, उनसे होकर के राइबोसोम्स बाहर निकलता है और बाहर में एक इसको घेरे में, न्यूक्लियस को घेरे में लिए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाम है एक ऑर्गेनेल्स का, छोटे अंग का, सेल्स के अंदर है। जिस तरह से हम लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो सीढ़ी लोहे का एक घुमावदार रास्ता बना दिया जाता है ताकि लेंथ हमारा बड़ी हो जाए दर्शन करने के लिए। ठीक है, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से चारों तरफ न्यूक्लियस के रहता है। ठीक ना, एक नेटवर्क दे देता है जिस पर आकर राइबोसोम जो होता है चिपक जाता है या फंस जाता है इसमें आके। ठीक ना, बहुत पतला सा रास्ता होता है, नहीं निकल पाता है राइबोसोम। तो जब यहां फंस जाता है तो यहीं रुक जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम यहीं पर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। राइबोसोम्स के अंदर से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, जिस तरह से नींबू गाड़ने पर रस निकलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। ठीक ना, तो यहां से प्रोटीन निकलना शुरू हो गया। अब क्या है कि एक चीज आपको बता दें कि हर जीव अलग अलग कैसे हो जाता है, हर किसी का व्यवहार अब यहां से पता चलेगा। ठीक है, या एक और बात कहें कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हर सेल में मौजूद होता है। हर सेल इन द सेंस कि यदि आप पूरा एक मनुष्य है और आप मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ सेल्स में सेम डीएनए, सेम आरएनए या सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है हर सेल में। फिर भी आपका हर सेल अलग अलग काम करता है। कोई आपका ग्रोथ हार्मोन निकालता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना। तो अलग अलग काम, पेनक्रियाज का काम होता है कि अलग प्रकार का प्रोटीन निकालना, हार्मोन्स निकालना, जिसका नाम है इंसुलिन। तो हर कोई अपना अलग अलग केमिकल सिक्रेट करता है, जिसके कारण आपके शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो हर सेल अपना अलग अलग काम कर रहा है। हड्डी का सेल आपका अलग काम कर रहा है, स्किन का सेल अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कर क्यों रहा है? क्योंकि हर एक में यदि सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए आरएनए है, तो सबको तो सेम करना चाहिए। तो सेम कर नहीं पाता है या सेम नहीं करता है। ठीक है, मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, क्यों अलग अलग है इन सब का फंक्शन। तो किस तरह से है, आइए उस पर चर्चा होगी। डीएनए जो होता है या आरएनए या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरेट, ऑक्सीजन, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं आपस में मिलकर रिएक्शन करके एक लंबा चैन बना लेते हैं। ठीक है, और रिएक्शन करके कहीं कार्बन होता है, कहीं हाइड्रोजन होता है, कहीं फॉस्फेट होता है। ठीक है, और इस तरह से एक लंबा चैन बन जाता है। अब व्यक्ति के जो गुण प्रदर्शित करने हैं वो इस चैन पे अलग अलग सेगमेंट में बहुत सारे केमिकल्स के ग्रुप द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपका हेलिकेज, हिस्टोन, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो सबके बारे में तो अभी नहीं जानना है फिलहाल। ठीक है, लेकिन इसमें से एक आरएनए पॉलीमरेज नामक प्रोटीन होता है, एक केमिकल ये प्रोटीन होता है जो क्या करता है, आपके वो सेगमेंट जिसको प्रदर्शित होना है गुण को, उस गुण को उसका एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। बिल्कुल वैसा ही केमिकल्स के ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, वैसा एक केमिकल बन जाता है और उस केमिकल के सेगमेंट्स को, ठीक है, वो क्या करता है, उस जेनेटिक मटेरियल से जहां कॉपी हुआ वहां से काटकर अलग कर लेता है। और वो अब जब टूटा हुआ भाग निकलता है, ठीक ना, तो वो सेगमेंट जो जेनेटिक मटेरियल्स का निकला वो न्यूक्लियस के छिद्र से होकर के बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को
जो कॉपी हुआ, कॉपी बनकर टूटा निकला, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, उस टूटे हुए सेगमेंट का नाम दे दिया गया mRNA। mRNA नाम से हम उसे डिनोट करते हैं, जो निकलता है। तो mRNA निकला, यहां पहले से ही राइबोसोम्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका हुआ है और फंसा हुआ है। ध्यान रहे, हर एक राइबोसोम अपने आप में अलग अलग केमिकल्स कंपोजिशंस धारण किए होता है। ठीक है, और उसके अंदर rRNA होता है। ठीक है, तो अब rRNA और आपका जो सेगमेंट निकला mRNA आपस में रिएक्शंस करते हैं, बट अभी भी ये रिएक्शंस पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसे अभी और भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन से मटेरियल्स होते हैं? जो केमिकल्स फ्लोट कर रहे हैं आपके जहां तहां पूरे सेल में। ठीक है, उन केमिकल्स में अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के केमिकल्स आते हैं, जिसे tRNA नाम दे दिया गया है। ठीक है, और वो tRNA नाम से आते हैं, tRNA नाम जो दे दिया गया है वो केमिकल्स आते हैं जिस तरह का आपका mRNA होगा, राइबोसोम्स होगा, उसके अकॉर्डिंग वो आते हैं और वहां रिएक्शंस शुरू हो जाता है, और ये तीनों मिलके आपका प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को mRNA, राइबोसोम्स और tRNA मिलकर जो प्रोटीन बनाते हैं, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन का काम क्या है, आपके अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक चीज तो यहां जाहिर हो गया कि ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हर एक राइबोसोम से और मैसेंजर आरएनए से बनेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां सेम mRNA से आपका डिफरेंट राइबोसोम्स रिएक्शन कर सकता है, यानी एक से अधिक भी कर सकता है, कभी एक भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, कि अरेंजमेंट ऑफ केमिकल्स किस तरह से है और सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है। ठीक, तो यहां प्रोटीन बना। अब जैसे किसी का हार्ट सेल है, ठीक है, किडनी सेल है और स्किन सेल है, तो सपोज कीजिए कि स्किन सेल काला है। ठीक है, तो काला होने के लिए जो प्रोटीन बना, ठीक है, उसे वो काला कर देगा स्किन सेल में। हो सकता है कि यहां काला होने के लिए मैसेंजर आरएनए में उस तरह के केमिकल्स थे, कोडिंग था कि ऐसा केमिकल बनाएगा जो स्किन को काला कर देगा। तो mRNA यहां टूटा हुआ निकला और राइबोसोम्स के साथ रिएक्शन किया और ऐसा प्रोटीन बनाया जो स्किन को काला कर दे। लेकिन वही mRNA जो निकला और स्किन को काला करने के लिए जिम्मेवार था, वो आपका किडनी सेल या हार्ट सेल में रिएक्शन करेगा राइबोसोम्स के साथ और कुछ अलग ही प्रोटीन बना देगा जो वहां के स्किन को काला नहीं कर पाएगा। यानी हार्ट सेल आपका लाल ही होगा, किडनी सेल लाल ही होगा, ठीक है, या जो भी कलर का होगा। ठीक, लेकिन स्किन सेल से बिल्कुल अलग प्रोटीन यहां बना। अब यहां किस तरह का प्रोटीन, वही mRNA से बन सकता है जो हार्ट को आपका ब्लड को पंप करने में मदद करे, उस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर एक्टिविटी बना देगा वो प्रोटीन। या किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, तो इस तरह से बना देगा कि किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगा। यानी सेम mRNA अलग अलग सेल्स में आपका डिफरेंट प्रभाव डाल रहा है, आपके शरीर में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है वहां से और डिफरेंट गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, ठीक है, आपके सेल से। तो इसी तरह आपकी पूरी बॉडी जो है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स पे चल रही है, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और मूवमेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी बातें जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा शरीर चल रहा है। तो ये बहुतों के मन में सवाल रहता होगा हमेशा से कि हर एक सेल में एक ही डीएनए होता है, सेम आरएनए होता है सारे के सारे सेल्स में, फिर भी ये सारे सेल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, अलग अलग फंक्शन क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्योंकि सेल्स का फंक्शन सबसे बेसिक जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जिम्मेवार होता है वो आपका डीएनए, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल्स ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक और केमिकल्स की बात करें, एक होता है साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक लिक्विड होता है। जैसे बच्चे लोग जो जेली खाते हैं ना, बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ सा होता है, ठीक ना, सेमी लिक्विड सा होता है, उसी तरह से होता है ये, ठीक है, और पूरे सेल में भरा पड़ा होता है, ठीक। और इसी साइटोप्लाज्म में आपके सारे ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे अंग जो होते हैं, जहां तहां तैर रहे होते हैं और सारे केमिकल्स भी तैर रहे होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है कि यहां से जो प्रोटीन बना हुआ है, ये राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर चिपक जाता है, जो डॉट्स से हमने दिखाया है वो राइबोसोम है, ठीक है।
तो ये जो राइबोसोम चिपकने के कारण इसका सरफेस काफी रफ हो जाता है, ठीक ना। तो रफ होने के कारण इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसका नाम पड़ गया है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां तक राइबोसोम नहीं पहुंच पाता है, यहीं फंस जाता है, पहुंचता भी है तो बहुत माइनर मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण इसको स्मूथ ही रह जाता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये ऑर्गेनेल से क्या निकलता है, तो फैट या लिपिड्स निकलते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं जहां तहां, ठीक है। अब क्या है कि ये जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया यहां डीएनए के साथ आपका या आरएनए के साथ रिएक्शन करके, अब वो प्रोटीन क्या होता है, गोल्जी बॉडी यहां तैरते हुए कभी ना कभी आते रहता है हर समय, ठीक ना, और आता है और इन प्रोटीन्स को अपने छिद्र के थ्रू अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। तो अब समाहित करता है तो यहां प्रोटीन और भी ज्यादा विकसित बनाई जाती है। विकसित इन द सेंस प्रोसेसिंग किया जाता है प्रोटीन का, प्रोसेसिंग इन द सेंस जैसे आप दूध से दही बनाते हैं और दही को मथने के बाद घी निकल जाता है, तो वही प्रोसेसिंग हुआ, कुछ ना कुछ किया गया कि वो और अच्छा और अच्छे लेवल पर पहुंचा, ठीक है। तो प्रोटीन जो बना यहां उसको और अच्छे लेवल पर पहुंचाया जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा अपने अंदर समाहित करके, और उसमें लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब बहुत सारे केमिकल्स को जोड़ दिया जाता है, रिएक्शंस करवा दिया जाता है इनके साथ, ठीक है। तो और विकसित रूप ले लेता है ये प्रोटीन, ठीक है, जो आपके लिए फायदेमंद होता है। और उसके बाद क्या है कि प्रोटीन जिस तरह से घी बनता है, तो आप देखते होंगे दही और पानी अलग अलग हो जाता है, माखन और पानी, और माखन तैरते रहता है पानी में, तो उसे एक जगह कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट प्रोटीन को किया जाता है यहाँ गोल्जी बॉडी में, इसी द्वारा जब उसका प्रोसेसिंग हो जाता है तो कलेक्ट करके पैकेजिंग कर दिया जाता है। पैकेजिंग इन द सेंस की जहां भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन पहुंचाना है जिस शरीर के अंग को जरूरत है, ठीक है, तो वहां ये पहुंचाएगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अधिक आसानी से। यदि आप कोई सामान ट्रक में यूं ही फेंकते जाइए तो कम सामान हटेगा, बट बहुत अच्छे तरह से अरेंज करके पैक करके उसको रखिए तो अधिक से अधिक सामान उसमें आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से पैकेजिंग होता है अंदर में प्रोटीन्स का, ठीक ना। इसके अंदर गोल्जी बॉडी में ये स्टैक के फॉर्म में होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन का पैकेजिंग हो जाता है, और उसके बाद गोल्जी बॉडी से पैकेजिंग होने के बाद जब उसका स्पेस कम हो जाता है प्रोटीन का, तो इसके छिद्र से निकल के चारों तरफ अब पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है, और फैलने के बाद जहां तहां अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्शन करता है अकॉर्डिंगली, जहां जिस शरीर को जैसा जरूरत होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का एक और काम है कि इससे लाइसोसोम्स निकलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि प्रोटीन, फैट, विटामिन जो कुछ भी होते हैं ना, विटामिन तो नहीं, प्रोटीन एंड फैट, ये सब का मेनली काम क्या है कि सेल को ग्रोथ अप करना, रिपेयरिंग करना, बिल्डअप करना। रिपेयरिंग इन द सेंस किसी को कहीं चोट लग गया, यहां छुरी से या हाथ से चोट लग गया, तो सेल्स का केमिकल जो है अनबैलेंस हो जाएंगे, सारा का सारा केमिकल जो है जहां तहां हो जाएगा, जिसके कारण सेल्स जो है अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाता, समय पे नहीं हो पाता, जगह पे नहीं हो पाता है, जिसके कारण सेल जो है डाई करने लगता है, मरने लगता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स वगैरह क्या है कि इस तरह के केमिकल अनबैलेंस को समय पर ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मरम्मत करते हैं। सपोज करते हैं सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी आवरण है ये टूटने लगा, चोट लगने के कारण टूट गया, तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगे कि फिर से इसे धीरे धीरे इसमें केमिकल्स जोड़ के फिर से आपका पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन को सही करेंगे, ठीक है। आइए, बात हो रही थी लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स में भी 24 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो आपका डिफरेंट हार्मोन्स के रूप में होते हैं, प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ठीक ना। तो ये एंजाइम्स का काम क्या है? सबसे पहला काम तो इसमें से ये है कि जो भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया यदि सेल के अंदर प्रवेश कर गए, हम खांसने लगते हैं या बीमार पड़ते हैं तो बाहरी अटैक होता है बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो इनके पास, और जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी तो एक केमिकल ही होंगे, जाहिर सी बात है, हमारा पूरा शरीर ही जब केमिकल है तो वो भी एक केमिकल्स होंगे। तो उनके साथ रिएक्शन करता है, अपने एंजाइम्स जो ये निकालता है, जो 24 प्रकार के केमिकल्स निकालते हैं, ठीक है,
वो केमिकल क्या करते हैं, उस वायरस बैक्टीरिया से रिएक्शन करते हैं, उनको एसिड की तरह मार देते हैं, जिस तरह से एसिड हमारे शरीर पे पड़ता है, ठीक है, और वो डाई कर जाता है, मर जाता है। और किसी तीसरे प्रोडक्ट में, क्योंकि रिएक्शन हुआ, एसिड भी हमारे साथ रिएक्शन ही करता है हमारे शरीर में, तो वो रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुआ उनका। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, लाइसोसोम में कुछ पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि तीसरा एलिमेंट बना, ठीक ना, रिएक्शन कर गए। तो इस तरह से जब बाहरी कोई अटैक होता है तो लाइसोसोम मारते जाता है और इसका साइज बढ़ते जाता है, क्योंकि अंदर में केमिकल्स की मात्रा बढ़ते जाती है। इसका एक और काम यह होता है कि जब सेल्स कोई चोट लग गया और वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, समय पर रिपेयरिंग नहीं हो पाया, प्रोटीन्स कम पड़ जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कम पड़ जा रही है, तो वो सेल तो मरेगा ही मरेगा। तो जो सेल मैंने बताया था प्रकृति में कि निर्माण, विकास, विनाश, प्रकृति की 3 अवस्थाएं हैं। तो विकास के पहले यदि विनाश हो जाए तो वो बहुत घातक सिद्ध होता है, वो ऐसा विनाश होना नहीं चाहिए प्रकृति में किसी भी चीज का, ठीक है। तो विनाश विकास के पहले जो होने लगता है वो सड़ने गलने लगता है, ठीक है। तो सड़ने गलने लगता है तो इसलिए वो दूसरे सेल्स को भी सड़ा गला सकता है। एक तालाब की मछली यदि सड़ जाए तो दूसरे को भी सड़ाने लगती है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करता है लाइसोसोम, सपोज कीजिए ये सेल जो है अब ये मर नहीं पा रहा, मर रहा है, ठीक है, इसे चोट लग गई थी, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, सारे केमिकल्स को अपने अंदर समाने लगेगा और फूलते जाएगा और एक समय आएगा कि फट जाएगा, पूरा बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। यदि बैक्टीरिया वायरसेस भी अधिक मात्रा में आ गए हैं तो फूलता है और उस कंडीशन में भी बर्स्ट कर जाता है, ठीक ना, फट जाता है। तो फट जाने से क्या होता है, पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा सेल ही मर जाएगा। तो ये चूंकि सड़ रहा था उससे पहले आपको ये मार देता है लिविंग सेल्स में और ये वेस्ट के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो लाइसोसोम जो फट जाता है अपने आप ही, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक ना, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक ना। आई होप कि यहां तक तो अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। और लिखने की कोशिश अभी ना कीजिएगा, ठीक है, वो बाद में लिखिएगा, हो सकता है अगला वीडियो बनाना पड़े इसी को, ये पूरा कंटिन्यू हो भी नहीं पाए, ठीक है, लेकिन यहां तक लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ सेल्स से आप बने हुए हैं, हर सेल्स की अपनी अलग अलग केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, इन सबों की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम कहां से पाते हैं, फलों से, सब्जियों से, दूध से, यानी भोज्य पदार्थ से, ठीक ना। तो भोज्य पदार्थ हम जो भी खाते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपका कोई ना कोई केमिकल निकलता है। वो केमिकल हो सकता है राइबोसोम्स का प्रोटीन हो या लाइसोसोम्स का हो, ठीक ना। इन्हीं में से आपके प्रोटीन और एंजाइम्स निकलते हैं और आपके शरीर के भोजन को तोड़ तोड़, क्योंकि यदि आप इतना बड़ा सेव खा रहे हैं तो इतना बड़ा तो वो शरीर में आपका रहेगा नहीं, वो पीस के भी और आपका केमिकली रिएक्शन होके भी छोटा हो जाता है, और छोटा हो के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे विटामिन, प्रोटीन, ग्लूकोज ये सब में वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद बाहर से आपका अंदर आता है और इसी सेल में फिर आपका क्या कहते हैं, फैल जाता है, ठीक ना, अरेंज हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, कहां थे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ, भोजन आता है। तो भोजन आने से पहले वो सबसे पहले वैक्यूल, यहां मैंने बनाया नहीं है ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो फिगर, ठीक ना। वैक्यूल नामक एक ऑर्गन में आता है, छोटे अंग में, ठीक ना, और उसमें स्टोर हो जाता है आपका भोजन। तो जो लास्ट भोजन केमिकल रिएक्शन होकर जो लास्ट भोजन बचता है वो आपका ग्लूकोज बचता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक ना। तो ग्लूकोज जो है वो आपका वैक्यूल में आके स्टोर हो जाता है। वाटर, साल्ट, फूड वेस्ट, ये सारे के सारे आपके भोजन में पाए जाते हैं, ये सारे वैक्यूल में आके स्टोर होते हैं। प्लांट का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल का वैक्यूल बहुत छोटा होता है, ठीक ना, और बहुत सारे होते हैं। एनिमल, प्लांट का एक ही वैक्यूल होता है पूरे एक सेल में और एनिमल्स के बहुत सारे होते हैं, ठीक ना। यही सब अंतर है, ठीक ना। प्लांट को अलग बना देता है, एनिमल्स को अलग बना देता है, ठीक ना। अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, बाकी सब चीज से होता है। हाँ, हो सकता है कि आपका अलग अलग कंडीशन से सेल के गुजरने के कारण शेप एंड साइज वेरी हो सकता है, ठीक ना, बट केमिकल कंपोजिशन जो है वो ही अलग कर देते हैं बाकी सारे जीव को एक दूसरे से अलग, ठीक ना। यानी कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन है सारे जीवों में ये, और बाकी जो है केमिकल का स्ट्रक्चर जो है, अरेंजमेंट जो है, रिएक्शंस जो है वो अलग होने के कारण सारे जीव अलग अलग होते हैं, ठीक ना।
तो भोजन जो आया वो आपका वैक्यूल में स्टोर हो गया, ठीक ना, बहुत छोटा रूप में। अब क्या है, हम जब सांस ले रहे हैं नाक से तो वो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक ना, और ऑक्सीजन जाता है और वो आपका ऑक्सीजन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को बर्न करना, जला देना, ठीक ना। ऑक्सीजन का ये सबसे बड़ा काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आग लगती है, नहीं तो नहीं लग पाएगी। तो हमारे शरीर में जो एसिड्स निकलते हैं, जो खाना को पचाते हैं, तोड़ते हैं, ठीक ना, उनको ऑक्सीजन की मात्रा मिलते ही भोजन को वो जलाना शुरू कर देते हैं, और भोजन जो जला आपका विटामिन प्रोटीन के रूप में जो गया, ग्लूकोज के रूप में गया, ठीक ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड है, आप भी कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन अभी फिलहाल समझिए आप एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक ना। तो कार्बन कंपाउंड कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O जरूर बनता है, हमेशा याद रखिएगा, CO2 और H2O जरूर बनता है, ठीक ना। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O बनता है, ठीक ना, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी इन द सेंस जैसे एटम बम रिएक्शन करता है एक दूसरे से, हाइड्रोजन, न्यूक्लियस या हीलियम, ठीक ना, तो कितना एनर्जी निकलती है, वैसे ही उतना नहीं लेकिन यहां भी एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकल सकती है, आइदर हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, यानी कहीं ना कहीं ये सब के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो जब रिएक्शन होता है तो यहां आपका माइटोकॉन्ड्रिया के जो पार्टिकल्स है, सपोज कीजिए कि हीट अप हो गए, गर्म हो गए, तो गर्म होने के कारण अब ये गर्मी सारे सेल्स में फैलेगी, और सारे सेल्स में फैलेगी तो आपका एक माहौल, कंडीशंस बनेगा, प्रेशर और टेम्परेचर ये सब का, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट अच्छे से होने लगता है, एफिशिएंटली, कंफर्टेबली, ठीक ना। तो इस तरह से क्या है कि आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, और अच्छे से। यदि आप 10 दिन भोजन ना कीजिए तो फूड पार्टिकल ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन एक तरह से निष्क्रिय होने लगते हैं, रुकने से लगते हैं, जिसके कारण आपको ना देखने की इच्छा होगी, ना बोलने की इच्छा होगी, ना चलने की इच्छा होगी, शक्तिहीन आप हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये यही कारण है। तो फाइनल प्रोडक्ट या तो हीट के फॉर्म में मिल जाता है, या आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल जाता है। ये सब पे विशेष चर्चाएं होंगी जब और आगे के क्लासेस पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, बाकी सारा टॉपिक अभी हम रहने देते हैं, ठीक, यहां तक के लिए काफी है अभी के लिए, ठीक ना। चलिए, आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा।